नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में G7 यानी ग्रुप 7 यानी समूह 7 देश है जो कि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका सम्मेलन हुआ इटली में। तो इसमें जो प्रमुख तथ्य है, G7 का इतिहास है, भारत की भूमिका है और वैश्विक मुद्दे हैं, उन सभी की हम चर्चा जो है वो करने वाले हैं। तो G7 जो है इस बार इटली में हुआ। G7 का कोई मुख्यालय नहीं है, ये हर बार सदस्य देशों में बारी बारी जो है वो होता है इसका सम्मेलन। इसमें जो 7 देश हैं उसके अलावा कुछ मेहमान देशों को भी जो है आउटरीच कंट्रीज़ के रूप में भी उनको बुलाया जाता है। तो G7 जो है ये 1975 से चला आ रहा है। तो इस हिसाब से इसकी हर वर्ष बैठक होती है और अभी ये जो हुई वो 50वीं थी। इसकी 50वीं बैठक अभी जून में 13 से लेकर 15 जून 2024 को इटली में संपन्न हुई। G7 जो देश है, हालांकि इसमें 7 ही देश हैं, मगर ये बड़े पैसे वाले देश है, बड़ी इकोनॉमीज है। तो इसलिए इनके पास विश्व की कुल GDP का 45%, यानी इस पूरी पृथ्वी पर जितना उत्पादन होता है उसका लगभग आधा ये 7 देश अकेले करते हैं। और आबादी जो है इनके पास 10% है विश्व की। ये इसके महत्व को दर्शाता है। 7 इसके सदस्य देश है। इसकी हालिया जो बैठक है वो इटली में हुई। इटली में कहाँ? इटली में अपुलिया शहर है, अपुलिया, उसको पुगालिया, इटालियन भाषा में पुगालिया, और वैसे नॉर्मली अखबारों में इसका नाम आएगा अपुलिया। तो अपुलिया में, इटली में अपुलिया में संपन्न हुई। इटली ने अब तक इसकी 7 बार मेज़बानी की है। यानी ये जो बारी बारी देश है 7 × 7 वैसे 49 होते हैं कि प्रत्येक का एक बार, प्रत्येक का 7 बार नंबर आए। तो इटली का भी वैसे 7 बार नंबर आ चुका है। इटली 7 बार ये आयोजन करवा चुका है इस सहित। G7 का कोई मुख्यालय नहीं है, बारी बारी बैठक होती है। अब इसमें जो सदस्य देश है वो कौन कौन है, हम वर्ल्ड मैप के माध्यम से भी इन चीज़ों को देखेंगे। तो इसके जो सदस्य देश है उसमें हम जोड़े बना के याद करें, जैसे अमेरिका और कनाडा पास पास में है, तो 2 तो ये हो गए। ये यूरोप के 4 प्रमुख शक्तिशाली देश, जिसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन या UK हम इसको कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो 4 ये, 2 ये 6 और 1 है जापान जो कि एशिया का है। तो 7। पहले इसमें 8 हुआ करते थे, मगर अब इसमें 7 ही सदस्य है। उत्पत्ति का इतिहास। 1973 के समय तेल संकट जो ये जो अरब कंट्रीज है और है, तो इनके ऊपर यूरोपीय देश निर्भर हुआ करते थे। तो उस समय जो युद्ध वगैरह हुए कुवैत आदि को लेकर, तो उस समय तेल संकट, जो ऑयल जो है, पेट्रोल है, उसको लेकर यूरोपीय देशों के सामने बड़ा संकट उत्पन्न हो गया था। तो उससे फिर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। तो इन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने अपना एक समूह बनाने का विचार किया। 1975 में इसका पहला जो सम्मेलन है वो हुआ। इसका पहला सम्मेलन इटली में ही हुआ था। 5 सदस्यों ने विचार किया, 6ठा इटली मिल गया और इटली में सम्मेलन बुला लिया, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली 4 ये यूरोप के, 1 अमेरिका 5 और 1 जापान 6 देश शामिल हुए थे। 1976 में कनाडा शामिल हो गया, तो हो गए 7। 1998 में रूस शामिल हो गया, तो हो गए 8। तो पहले ये G8 हुआ करता था, पहले G6, 7 फिर G8। और 2014 में क्या हुआ था आपको पता है कि रूस ने, जैसे अभी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया, वैसे ही क्रीमिया पर हमला किया था, उसको अपना बताते हुए। तो क्रीमिया पर हमला किया तो रूस को फिर से बाहर कर दिया। तो अभी वर्तमान में इसमें G7 यानी ग्रुप 7 विश्व की 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो है वो है इसमें शामिल। G7 के वैश्विक मुद्दे क्या है? तो वैश्विक मुद्दों को अपन समझें उससे पहले अपन जो है मैप को ही देख लेते हैं। जैसे देखो, पहले जो सदस्य है उनको आप वर्ल्ड मैप में देख लीजिए। अमेरिका और कनाडा 2 ये हो गए। उसके बाद में 4 जो है वो यूरोप के सदस्य हो गए, फ्रांस, जर्मनी पड़ोसी है, इटली और UK यानी ब्रिटेन, 4 ये हो गए। 4 और 2 6, 1 हो गया जापान। पहले रूस था, रूस अब बाहर कर दिया गया है उसको, तो G7। इसमें कुछ मेहमान देशों को यानी आउटरीच के रूप में भारत को बुलाया गया, उसके अलावा सऊदी अरब को बुलाया गया,
तुर्की को बुलाया गया, और भी कई देशों को, जैसे ब्राज़ील है, इसको बुलाया गया। तो 12 मेहमान देशों को भी इसमें बुलाया गया और 7 देश ये थे। और अब जो मुद्दे की बात करें तो ये जो इटली में बुलाया गया है, इटली के चारों ओर है भूमध्य सागर, और ये दक्षिण में है इसका अपूलिया। तो इटली अफ्रीका के नज़दीक है और बीच में ये समुद्र है। इटली के 3 और समुद्र है, भूमध्य सागर। तो इटली का ये कहना है कि आने वाले समय में जैसे ऊर्जा की ज़रूरतें हैं, गैस ऊर्जा हो, पेट्रोल हो, तो अब रूस से तो नाराज़गी चल रही है, तो रूस के ऊपर ज़रूरत कम करके यूरोप की ये जो ज़रूरतें हैं वो अफ्रीका से बढ़ा दी जाए। उसके अलावा जो नवीकरणीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी और अन्य जो ऊर्जा के सोर्सेज हैं, वो भी अफ्रीकी जो देश है उनसे लिया जाए। तो यहाँ से जो व्यापार होगा वो भूमध्य सागर होते हुए इटली उसमें एक सेतु पुल के रूप में काम करेगा और यूरोपीय देशों में उसकी सप्लाई में सहयोग करेगा। तो इटली जो है अफ्रीका यूरोप के बीच में एक सेतु जो है बनने की चाह रखता है। उसके अलावा इसके जो मुद्दों की बात करें तो आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो ये भी कहा गया है कि रूस की जो संपत्तियां हैं उनको जब्त कर ली गई है और उनसे जो ब्याज प्राप्त हो रहा है उस ब्याज को यूक्रेन को दे दिया जाए आर्थिक सहायता के रूप में। इसी प्रकार से जैसे और जो मुद्दों की बात करें तो जैसे इज़राइल और गाज़ा पट्टी में जो फ़िलिस्तीन का संघर्ष चल रहा है, तो गाज़ा पट्टी में जो पीड़ित है उन लोगों की सहायता के लिए भी कोई धनराशि दी जाए। उसके अलावा जैसे ये जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर है, तो इसको हिंद प्रशांत जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में क्या है, जो चीन है उसका दबदबा बढ़ता जा रहा है। चीन का जो दक्षिणी चीन सागर है, इसमें जैसे जापान, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ये लोग इस चीन के दबदबे से, चीन की दादागिरी से, चीन के रणनीतिक जो चालें हैं उनसे ये परेशान है। तो चीन को रोकने का भी प्रयास जो है वो इन्होंने जो इसको लेकर किया। उसके अलावा आतंकवाद है, साइबर सुरक्षा है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस प्रकार के कई मुद्दे जो है वो इसमें रखे गए। अब हम पुनः देखते हैं तो यूक्रेन और रूस से उत्पन्न समस्याएं और रूस की संपत्तियों से प्राप्त ब्याज को यूक्रेन को देना, इन पर चर्चा की गई। इजराइल गाज़ा संकट में गाज़ा के पीड़ितों को सहायता देना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, तेल संसाधनों पर संतुलित जो निर्भरता वो बढ़ाई जाए। लाल सागर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों को जोड़ती है स्वेज नहर। लाल सागर अरब देशों के पास ही है। तो लाल सागर में भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जहाज़ों को जो समुद्री लुटेरे हैं वो उनको लूट लेते हैं। तो लाल सागर में शांति की स्थापना की जाए। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है और 2030 तक यूरोप के जो देश है, जो कि इसके सदस्य देश है और अन्य देश, वो 40% तक कार्बन उत्सर्जन को कम करें और 2050 तक पूरी तरह से नेट जीरो जो है, यानी कार्बन उत्सर्जन पूरी तरह से बंद कर देना, जिसमें कोयले से बनने वाली बिजली है उस पर रोक लगाकर अन्य सोर्सेज पर निर्भर होना। अफ्रीका से गैस और स्वच्छ ऊर्जा को प्राप्त करते हुए इटली को यूरोप का सेतु बनाना। एक और है इसमें मेतेई प्लान। मेतेई इटली का प्लान है ये, और जो जॉर्जिया मेलोनी है इटली की प्रधानमंत्री, तो उसका प्लान है ये कि अफ्रीका और यूरोपियन यूनियन यानी यूरोप के जो देश है इनके बीच में इटली स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन में एक सेतु बने, क्योंकि इटली जो है वो भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। एक और है समस्या, अफ्रीका से कई शरणार्थी भाग कर इटली में आ जाते हैं, तो इटली उन पर नियंत्रण लगाना चाहता है। अब है भारत और G7 तथा भारत का बढ़ता महत्व। ये आप देख पा रहे हैं, मोदी जी हैं और इटली की जॉर्जिया मेलोनी है। यूट्यूब पर भी काफ़ी जो है ये इनकी फैन फॉलोइंग है, इनकी सोशल मीडिया पर भी जॉर्जिया मेलोनी की काफ़ी हंसमुख स्वभाव की है, मिलनसार है। तो G7 में और सशक्त व्यक्तित्व के रूप में मानी जाती है। G7 में आउटरीच सदस्यों के रूप में भारत, तुर्की, ब्राज़ील, सऊदी अरब आदि कई देश जो उसमें आए थे। भारत 2019 के बाद लगातार जो G7 के रूप में बुलाया जा रहा है, उस G7 के बैठकों में उसको बुलाया जा रहा है आउटरीच सदस्य के रूप में।
और यह 6ठी बार लगातार है 19 से। अब इसके कई कारण हैं, जैसे भारत की जीडीपी है वो $4 ट्रिलियन की बन चुकी है और इस प्रकार से भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो G7 में 7 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, तो भारत हिसाब से उसका जो सदस्य है उसका कद रखता है। भारत कनाडा, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन इनसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आने वाले समय में भारत को G7 से सदस्य का निमंत्रण मिल सकता है। अब भारत इसको स्वीकार करेगा या नहीं करेगा वो आगे की स्थिति है। मोदी 3.0 की जो सरकार बनी है नई, उसमें मोदी जी की पहली विदेश यात्रा G7 में शामिल होने के लिए इटली की रही। भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर जो रही है तो 8% जो है गत सत्र की रही है, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। तो विश्व में सर्वाधिक तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था जो है वो भारत की मानी जाती है। ये तस्वीर काफ़ी चर्चा में रही थी मीडिया में, क्योंकि इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं कि G7 इटालिया, यहाँ पे मेलोनी जो है वो खड़ी होकर सबका स्वागत कर रहे थे। फिर एक ग्रुप फोटो ली गई, तो फोटो में क्या, जैसे मान लो मोदी जी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एकदम ठीक जो मंच है जहाँ नाम लिखा हुआ है उसके एकदम ठीक बीच में खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि सम्मेलन के आयोजन करता है वो भारत के प्रधानमंत्री है। हालांकि यहाँ पे कोई क्रम के अनुसार नहीं है। अब जैसे यहाँ ये अमेरिका के यहाँ खड़े हैं, तो मोदी जी कहीं अगर साइड में होते तो ये चीज़ नोटिस में नहीं आती, मगर मीडिया ने, सोशल मीडिया ने इसको विशेष नोटिस में किया और कहा कि भारत का और भारतीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व है और भारत का जो बढ़ता कद है उसमें यहाँ पे ये झलक मिलती है। हालांकि ये तो अब तस्वीर जो है वो अलग अलग तस्वीर के बयान होते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि G7 जो है वो 7 उसमें बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। इटली में उसका सम्मेलन हुआ, 50वां सम्मेलन था। भारत भी उसमें मेहमान सदस्य के रूप में शामिल हुआ। धन्यवाद।